सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब अच्छा चल रहा है ना? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। थोड़ी डिले हुई है हमारी नई वीडियो में, बट आई विल मेक श्योर कि जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वीडियोस की वो रेगुलर रहे, उसमें टाइम ज़्यादा ना लगे। इसी चक्कर में थोड़ा सा हमें डिले हुआ है, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल मेक प्रॉमिस कि जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, इट विल कम सूनर। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वीडियोस है वो भी अब बढ़ा दी गई हैं। पहले जैसे वीक में 2 वीडियोस डालते थे, अब वीक में हो सकता है 3 या 4 वीडियोस भी आ जाए। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ अवर न्यू चैप्टर विच इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हम क्या करने वाले हैं इसका एक बार छोटा सा ब्रीफिंग देख लेते हैं। क्या करेंगे बेटे इस चैप्टर के अंदर? चैप्टर के अंदर सबसे पहले सारे नोट्स कंप्लीट करेंगे। प्रॉपर्ली डिजाइन नोट्स हैं जो आपके लिए ये मेक श्योर करेंगे कि सारे डेफिनेशन, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, कंसेप्ट ग्राफ हर चीज आपकी कवर करें। उसके बाद सेम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में हर चीज, मतलब हर चीज, एग्जाम्पल्स भी, इन-टेक्स्ट क्वेश्चन भी, एक्सरसाइज भी, सब कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। सारे के सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी क्वेश्चन हैं हम वे सारे कवर करेंगे। एंड द लास्ट इज वन शॉर्ट लेक्चर वीडियो एज पर द ट्रेडिशन ऑफ अवर लास्ट चैप्टर। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया था, सारा का सारा हमारा जब फिनिश हो जाएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, इन-टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पलर, एवरीथिंग जब फिनिश हो जाता है, देन वी कम विद इन नेक्स्ट वन शॉर्ट वीडियो, और उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आई होप यू ऑल आर रेडी। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हाँ जी, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होती है बेटे? पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन तो यही है कि अगर हम किसी भी चीज को धक्का दे रहे हैं या किसी चीज को खींच रहे हैं तो हम उसको फोर्स बोल सकते हैं। लेकिन फोर्स एक्चुअली में है क्या? फोर्स डिसाइड्स द मोशन। ये लाइन शायद कंफ्यूज कर रही होगी, जरा इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या बोला मैंने? फोर्स इज द इफेक्ट which decides the motion of an object. Motion of an object. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने मोशन पढ़ा था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ मोशन, सारी चीजें ड्राइव की थी और मोशन को समझा था अच्छी तरीके से। वो मोशन क्यों हो रहा है वो डिसाइड करती है फोर्स। वो मोशन होगा कि भी नहीं होगा, या उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सब कुछ डिसाइड करती है फोर्स। तो द रियल डेफिनेशन ऑफ फोर्स विच इज द इफेक्ट विच डिसाइड्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो इफेक्ट जो डिसाइड करता है कि कैसा मोशन होगा। एग्जाम्पल, कोई ऑब्जेक्ट मान लो रेस्ट में, ठीक, तो इसको फोर्स लगाया, मोशन में आ गया। आपने डिसाइड किया कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या मोशन में। एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, उसको फोर्स लगा के रेस्ट में ले आइए। ये तो बस एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट सीधा आपकी तरफ आ रहा है, आपने फोर्स लगाई इधर से इधर, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे की जगह कैसी होगी, इस तरफ मूव कर गया। आई थिंक पॉइंट समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो फोर्स ने डिसाइड किया कि उसका मोशन किस डायरेक्शन में होगा, उसका मोशन होगा कि भी नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा। फोर्स डिफाइंस द मोशन, वही डिफाइन करती है एक्चुअल मोशन को, और वही एक्सप्लेन भी करती है मोशन को। अभी तक हमने इससे पिछले चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़ा था कि मोशन क्या होता है। अब वो मोशन क्यों होता है, दैट इज डिसाइडेड बाय फोर्स, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली द फोर्स इज। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो क्या है फोर्स? इज द इफेक्ट विच डिसाइड द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं बेसिक फंडामेंटल के बारे में बात करूं फोर्स के, तो क्या है, देखो ध्यान दो। फॉर्मूले के बारे में बात करूं, क्या होता है फॉर्मूला? F इक्वल टू एम ए। इस बारे में भी बात करेंगे। ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है, दिस कम फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। लॉज ऑफ मोशन जब हम पढ़ेंगे तब और ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, लेकिन बस पता होना चाहिए। फॉर्मूले के बाद अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी बेटे अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं, इसकी 2 यूनिट है। एक तो होती है ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होती है? तो इसकी पहली ऐसा यूनिट है न्यूटन। क्या है बच्चा? न्यूटन। और दूसरी है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और दोनों एक ही हैं, इसलिए इक्वल टू लगा दिया मैंने। कंफ्यूजन नहीं होनी है कि ऐसा यूनिट अलग है क्या इसकी। ध्यान दो, ऐसा यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी है बेटे सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। अब सीजीएस यूनिट क्या होती है और ऐसा यूनिट क्या होती है, मैं एक बार आपको दोबारा से समझा देता हूं बेटे। ऐसा यूनिट वो यूनिट है जिसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। क्या बोला मैंने, जिसमें हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। कैलकुलेशन परफॉर्म करने वाली वो यूनिट कहलाती है आपकी ऐसा यूनिट। पॉइंट समझ में आ गया, एक सिंपल सी है। एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। वैसे तो जहां हर एक देश में जो यूनिट काम करेगी उसको हम ऐसा यूनिट बोलते हैं, लेकिन अपने समझने के लिए या इस बात को कह लो कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें इस बारे में ध्यान रखना है कि हमें जब भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो उसकी ऐसा यूनिट में ही करनी है। इसका मतलब वो कंफ्यूजन खत्म हो गई कि भाई ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है कैसे पता चलेगा, या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है कैसे पता लगेगा, या मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है कैसे पता चलेगा। इस सवाल का जवाब यहां से पता लगेगा। हमें पता होना चाहिए बस ऐसा यूनिट क्या है, और जो ऐसा यूनिट है उसमें कैलकुलेशन करनी है। जैसे डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर है, तो अगर किलोमीटर में दे दिया तो भी मीटर में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करो, अगर सेंटीमीटर में दे दिया तो भी मीटर में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करो। पॉइंट समझ में आ रहा है। टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड है। अब टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड है, इसका मतलब अगर मिनट में दे दिया तो सेकंड में कन्वर्ट करो, अगर हमें आवर में दे दिया तो भी सेकंड में कन्वर्ट करके करो। ऐसा यूनिट वो यूनिट है जब हम न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो हमेशा हमें उसको ऐसा यूनिट में ही रखना होगा, अदरवाइज मल्टीपल चॉइस में सीजीएस भी आ जाती है। अब सीजीएस क्या है और एसआई क्या है। अगर मैं न्यूटन वाले इस केस की बात करूं तो जो ऐसा यूनिट है बेटे वो एक एमकेएस यूनिट है। कैसी यूनिट है वो, एमकेएस यूनिट। एम क्या है तो जवाब है एम में, ध्यान दो सिंपल बिल्कुल, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकेंड। एक ऐसी यूनिट जिसमें डिस्टेंस को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में लेते हैं उसको बोलते हैं एमकेएस यूनिट। क्या बोलते हैं उसको, एमकेएस यूनिट। और हमारे केस में मतलब जब मैं फोर्स की बात कर रहा हूं तो जो ऐसा यूनिट है वो कैसी यूनिट है, एमकेएस यूनिट। इसका मतलब है कि इसमें जितना भी डिस्टेंस लेना है वो किस में लेना है, मीटर में। जितना भी मास लेना है वो किस में लेना है, किलोग्राम में। और जितना भी टाइम लेना है वो किस में लेना है बच्चा, सेकंड में। आई थिंक पॉइंट समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। वहीं अगर मैं सीजीएस की बात करूं तो सीजीएस का मतलब होता है सी फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड। इसका मतलब वो यूनिट जिसमें डिस्टेंस किस में ले, सेंटीमीटर में, मास किस में ले, ग्राम में, और टाइम किस में ले, सेकंड में, वो यूनिट कहलाती है आपकी सीजीएस यूनिट। ठीक। और फोर्स की जो सीजीएस यूनिट है वो होती है बच्चा डाइन, DYNE। क्या होती है, डाइन। और ये भी पता होना चाहिए कि 1 डाइन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, या फिर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। कैसे भी याद कर लो, ठीक है, क्लियर है। तो पहले बेसिक फंडामेंटल समझ में आया क्या, फोर्स फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए, यूनिट ऐसा यूनिट कौन सी होती है, न्यूटन बोल दो या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दो, एक ही बात है। अच्छा, दूसरी यूनिट कौन सी होती है, सीजीएस यूनिट। सीजीएस में सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। और जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है, फोर्स की, डाइन। 1 डाइन इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर -5 न्यूटन, या 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन। इसके अलावा मैंने क्या बताया, जो आपकी ऐसा यूनिट है वो कौन सी है, तो जवाब है एमकेएस यूनिट। एमकेएस में एम मीटर, के किलोग्राम, एस सेकंड। मतलब डिस्टेंस मीटर में लेना है, मास किलोग्राम में लेना है और टाइम लेना है सेकंड में। वहीं सीजीएस यूनिट जो डाइन है उसमें जो क्वांटिटीज ली गई हैं उसमें डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिया गया है, मास ग्राम में लिया गया है और टाइम लिया गया है सेकंड में। तो ये पॉइंट हमारा समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। पहले से नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। ओके, हाँ जी बच्चा पार्टी। अब जरा एक बार यहां भी देख लीजिए क्या क्या मैंने बताया अभी फोर्स के बारे में आपको। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो है F इक्वल टू एम ए। ठीक। इसके अलावा जो इसकी यूनिट है वो दो है, पहली है SI
और दूसरी है CGS। ऐसा यूनिट आपकी कौन सी वाली है? MKS यूनिट। क्या होती है वो? न्यूटन, सिंबल N बोल दो, या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहीं CGS यूनिट जो होती है वो होती है आपकी डाइन, और इसमें मैंने लिखवाया था 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, या 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक, और क्या जानते हैं हम? इसकी जो क्वांटिटी है, हर एक क्वांटिटी या तो स्केलर होती है वेक्टर। फोर्स कैसी क्वांटिटी है बच्चा? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी है। ठीक, हाँ जी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये जीरो भी हो सकती है। को दुनिया की कोई सी भी वेक्टर क्वांटिटी हो, तीनों के तीनों उसमें चलती है, मतलब तीनों के तीनों साइंस में चलती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। ठीक, वहीं स्केलर क्वांटिटी हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। आई थिंक ये बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा फोर्स का। इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, तो अब आ जाते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस पे। टाइप ऑफ फोर्सेस। हमारे यहां 9th क्लास के सिलेबस में दो तरह की फोर्सेस है। एक आती है आपकी बच्चा कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरी आ जाती है आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो एक है इसमें फ्रिक्शन फोर्स, दूसरा है आपकी नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा है आपकी टेंशन फोर्स, एक हो जाती है फिर आपकी स्प्रिंग फोर्स। ठीक, वहीं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर हम बात करें तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आती है बच्चा मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेक्स्ट आ जाती है आपकी इसी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर बना दिया गया है। ठीक, तो अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस के अंदर इसका थोड़ा सा रोल है मेनली, और फिर इसका रोल आ जाता है। ठीक, फोर्स की कैटेगरी अलग अलग डिवाइडेड है। अगर मैं कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट के बेसिस पे देखूं तो दो कैटेगरी डिवाइड होगी। इसके अलावा फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाती है, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाती है, वीक फोर्स हो जाती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाती है, फिर इस स्ट्रॉन्ग फोर्स के अंदर न्यूक्लियर फोर्स वगैरह सब आ जाती है। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है कि हम किसके बिहाफ पे कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। ठीक, अगर मैं कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट इन दो टाइप के बिहाफ पे कर रहा हूं तो फिर जो फोर्सेस हैं वो इन कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगी। इसके अलावा एक और बहुत पॉपुलर कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। इक्विलिब्रियम के बिहाफ पे जब हम कैटेगराइज करते हैं तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं टाइप ऑफ फोर्स की इक्विलिब्रियम के बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे? इक्विलिब्रियम के बिहाफ पे कैटेगराइजेशन करूं तो दो तरह की फोर्स आती है। एक आती है बच्चा बैलेंस फोर्स और दूसरी आ जाती है आपकी अनबैलेंस फोर्स। हमारे यहां 9th क्लास में ये है, इसका बहुत थोड़ा सा रोल है और इसके ऊपर तो पूरा का पूरा चैप्टर ही है। ठीक, तो हम इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है, जो हमारे सिलेबस के अंदर आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट है, जिस पे न्यूमेरिकल हमें करने हैं, वो मैंने आपको बता दिया। बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का भी सिर्फ इंट्रोडक्शन भर है, ज्यादा नहीं है। अब अगर मैं बैलेंस फोर्स की बात करूं, स्टार्टिंग यहीं से कर लेते हैं। क्या होती है बैलेंस फोर्स? जब किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो लगे। मैंने कहा इसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू वन बाय वन, सारी की सारी एक एक करके बताता चल रहा हूं। तो क्या बताया मैंने? अगर किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो जाए तो वो कहलाएगी बैलेंस फोर्स। अगर किसी बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो ना हो तो वो कहलाती है अनबैलेंस फोर्स।
फ्रिक्शन फोर्स, दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे को रब करते हैं तो उससे जो फोर्स जनरेट होती है अपोजिट डायरेक्शन में, उसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा है, मान लो यहां रखा है, तो इसने नीचे की तरफ जो फोर्स लगाई वो है mg, और इस ध्यान दो इस सरफेस के इसके कांटेक्ट में आने पे जो ऊपर की तरफ रिएक्शन लगता है वो कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन n। टेंशन फोर्स क्या होती है, मैंने एक रिजिड पॉइंट लिया, उससे एक मास टांग दिया, तो इसने नीचे की तरफ फोर्स लगाई बच्चा mg, और ऊपर की तरफ इसमें टेंशन लग जाती है T। मतलब स्प्रिंग में, धागे में जो टेंशन आई, खिंचाव जो महसूस हुआ, उसको टेंशन फोर्स बोलते थे। स्प्रिंग फोर्स का तो आइडिया लग ही गया होगा, स्प्रिंग को स्ट्रेस कर दो, खींच दो उसको, तो उसको स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में ऑलरेडी हम अच्छे से जानते हैं। क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट्स जो एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं या किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस पे अट्रैक्शन या रिपल्शन की जो फोर्स लगाती है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये थोड़ी नई है, क्लास 10th में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे। क्या होती है वो फोर्स जो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगती है। हम सब जानते हैं दो तरह के चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। ये दो चार्ज पार्टिकल भी अपने ऊपर फोर्स एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, निगेटिव निगेटिव को रिपेल करता है। तो ये जो फोर्स एक दूसरे पे लगाते हैं उसी फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो अर्थ या कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट किसी भी, मतलब एग्जांपल के तौर पे सन लगा रहा है अर्थ पे, अर्थ लगा रहा है मून पे, हम पे जो लगा रही है धरती लगा रही है, तो वो जो फोर्स है वो कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि जब भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स का जिक्र करते हैं तो हमें लगता है कि केवल अर्थ के द्वारा जो हमें ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है उसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात हमें पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट द फोर्स विच एक्चुअली बिटवीन अर्थ एंड ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ना। धरती जब किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है वो भी ग्रेविटेशनल है, धरती को जो कोई अपनी तरफ खींच रहा है वो भी ग्रेविटेशनल है, धरती मून को भी अपनी तरफ खींचती है वो भी ग्रेविटेशनल है। दुनिया के किसी भी दो मासेस के बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल है। और ये जरूरी है, इस बात को हम समझेंगे अच्छे से कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली में क्या है। जरूरी बिल्कुल नहीं है कि अर्थ वाली ही बात हम करें जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हो। आप और मैं, मतलब आप बैठे हुए होंगे लगभग 1000 किलोमीटर दूर और मैं यहाँ, हमारा भी मास कुछ है और आपका भी मास कुछ है, हम भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप में काफी एक्सप्लोर्ड चैप्टर है, तो उसमें जब हम आएंगे तब डिस्कशन करेंगे। बट राइट नाउ आप समझ लीजिए दो मासेस के बीच में जो लगने वाली फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आई थिंक बेसिक तो सारा, मतलब मोटा मोटा तो समझ में आ ही गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं फिर, स्टार्टिंग फ्रॉम द बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या बताया था मैंने बैलेंस फोर्स के बारे में, व्हेन द net force acting on an object is zero, then object is said under balance force। बैलेंस फोर्स, थोड़ा फोर्स के बारे में हमें जानना जरूरी है। ध्यान दो मैंने क्या बोला, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है सेम डायरेक्शन में, कैसी लग रही है, सेम डायरेक्शन में, तो हम इसको ऐड कर देंगे। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है ये, इस पे फोर्स लगाई F1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाई F2, तो जो नेट फोर्स निकलेगी, जो नेट फोर्स निकलेगी वो निकलेगी F1 प्लस F2। ऐड कर दो, बात समझ में आ गई, ठीक। अच्छा अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, अगर फोर्स लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, एक फोर्स ऐसे लग रही है एक फोर्स ऐसे लग रही है, इसको बोल दिया हमने F1, इसको बोल दिया हमने F2। फोर्स कैसी लग रही है बच्चा, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो नेट फोर्स हम निकालेंगे वो होगी सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्स को हमें क्या करना है बच्चा, सब्ट्रैक्ट। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट फोर्स निकलेगी बच्चा F1 माइनस F2। और जरूरी नहीं है कि 1 में से 2 घटाओ, 2 में से 1 भी घटा सकते हैं, वो डिपेंड करता है, इस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे मेजर पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि भाई अभी हमने बोल दिया कि किसी भी बॉडी पे जब नेट फोर्स 0 हो, ध्यान दो क्या बोला हमने कि किसी भी बॉडी पे जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अंडर द बैलेंस फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होती है, तो जवाब है जब किसी ऑब्जेक्ट पे 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लगती है तो उसका जो रिजल्टेंट सम होता है उसे हम नेट फोर्स बोलते हैं।
ठीक। अब अगर जब दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रही है तो जरूरी थोड़ी है सेम ही डायरेक्शन में लगे। फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी, सेम डायरेक्शन में भी लग सकती है, अपोजिट डायरेक्शन में भी लग सकती है, परपेंडिकुलर भी लग सकती है। हमारे सिलेबस के अंदर बस दो ही है, एक तो सेम डायरेक्शन और एक अपोजिट डायरेक्शन। इसके अलावा इससे ज्यादा अगर डिटेल आपको लेनी है तो यू हैव टू गो फॉर द 11th क्लास। उसमें फिर पूरा परपेंडिकुलर भी है, 60 डिग्री भी है, ऑब्ट्यूज भी है, सब है उसके अंदर। ठीक। अब खैर यहां बात करते हैं। तो क्या बताया मैंने, अगर एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स या तीन फोर्स या चार फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रही हैं तो हम क्या कर देंगे बेटे, उसको ऐड कर देंगे तो नेट फोर्स निकलेगी F1 + F2। वहीं अगर जो दो फोर्स लग रही है एक ही ऑब्जेक्ट पे वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो हम उसे क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, और जो नेट फोर्स निकलेगी वो क्या निकलेगी, F1 - F2। पहले तो नेट फोर्स का कांसेप्ट समझ में आ गया हमारी, इतना हिस्सा क्लियर है। अब नेट फोर्स जीरो कब होगी, अब जरा इस बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। अच्छा, मैंने इस वाले ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाई 4 न्यूटन की इस डायरेक्शन में, ठीक। अच्छा, डायरेक्शन का ही सारा गेम है, डायरेक्शन पे ही हमें फोकस करना है। और सेम ऑब्जेक्ट पे इधर की तरफ फोर्स लगाई F1 4 न्यूटन, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा इसकी नेट फोर्स कितनी हुई। नेट फोर्स के बारे में बताओ, क्या बताया था मैंने कि अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो नेट फोर्स ऐड होके निकलेगी। अब इस वाले ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगी इधर 4 न्यूटन, दूसरी फोर्स लगी इधर ही 4 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितनी हो गई, 4 + 4 यानी 8 न्यूटन। जीरो तो नहीं हुई, क्या ये बैलेंस है, नहीं, ठीक। अब जरा दोबारा करते हैं सेम क्वेश्चन। इस बार मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिया, इधर फोर्स लगाई F1 4 न्यूटन, ठीक, और इधर फोर्स लगाई F2 4 न्यूटन। पॉइंट समझो मैं क्या बोल रहा हूं। इस बार जो इस पे फोर्स लग रही है, एक इधर से लग रही है 4 न्यूटन और एक इधर से लग रही है 4 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन है। अब मैं कहूं जरा नेट फोर्स बताओ कितनी आएगी, तो आप कहोगे कि सर क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो हम क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, तो नेट फोर्स हो जाएगी F1 - F2 यानी 4 - 4, आंसर कितना आया, 0। अब नेट फोर्स कितनी आ गई बच्चा, 0। और जब कोई बॉडी नेट फोर्स 0 पे एक्ट करे तो हम उसको क्या बोलते हैं, कौन सी कंडीशन में है, वो बैलेंस कंडीशन में है, यानी जो फोर्स लग रही है वो बैलेंस फोर्स लग रही है। आई थिंक पॉइंट समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। क्या कंडीशन है कि कब बॉडी बैलेंस फोर्स की कैटेगरी में आएगी, तो जवाब है जब उस पे इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा तो नेट फोर्स 0 आएगा, और तब हम बोलेंगे कि बॉडी हमारी कौन सी कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में है, वो बैलेंस फोर्स की कैटेगरी में आएगी। आई थिंक पॉइंट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। बैलेंस फोर्स अच्छे से समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अच्छा, अनबैलेंस क्या है, नेट फोर्स 0 नहीं तो अनबैलेंस, और बैलेंस क्या है, नेट फोर्स 0। बस इसी लाइन को रटने से काम नहीं चलेगा, इसको समझना है कि वो नेट फोर्स 0 होगी कब। तो जवाब है जब एक ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रही है तो नेट फोर्स का आंसर 0 आएगा। पॉइंट समझ में आया। जब अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रही है तो नेट फोर्स का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, और उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स या बैलेंस कंडीशन। इज दैट क्लियर, यहां तक अच्छे समझ में आया। पहले इसे नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो क्या बोल रहा था मैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगेगी तो नेट फोर्स का आंसर कितना आएगा, 0, और उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। अब ध्यान दो बेटे, ये ऑब्जेक्ट है, इधर से मैंने 4 न्यूटन फोर्स लगाई और इधर से मैंने 6 न्यूटन फोर्स लगाई। इसको बोल देते हैं F1, इसको बोल देते हैं F2। क्या अब भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, बिल्कुल लग रही है। तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा, नेट फोर्स निकलेगा माइनस करके, तो 6 - 4, आंसर कितना आया, 2। 4 - 6 कर दोगे -2 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। डायरेक्शन बताती है कि फोर्स की जो आंसर आया है वो अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स इट। अब जरा ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, नेट फोर्स कितना आया, 2। 0 आया क्या, नहीं आया। क्यों नहीं आया 0, क्योंकि क्या कंडीशन है बैलेंस फोर्स की, 0 कब आएगा, जब जितनी फोर्स इधर से लग रही होगी उतनी ही उधर से लग रही होगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स बैलेंस फोर्स होती है, जरूरी नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगनी चाहिए। तो बैलेंस फोर्स की जो सबसे पहली कंडीशन है वो क्या, इक्वल फोर्स शुड बी अप्लाइड फ्रॉम opposite directions, opposite directions मतलब
अपोजिट डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लगनी चाहिए। अब ध्यान दो बेटे, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगती है, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या लगती है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जब ये कंडीशन लगती है तो हम बोलते हैं कि बॉडी आ गई है इक्विलिब्रियम में। किसमें आ गई है बच्चा, इक्विलिब्रियम में। आई थिंक वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, इक्वल फोर्स लग रही है और बॉडी मूव नहीं कर रही है। ध्यान दो, इक्विलिब्रियम में जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो हो जाता है। क्या बोला मैंने, एक्सेलरेशन कितना हो जाता है इक्विलिब्रियम में, जीरो। इसका मतलब है बॉडी या तो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो क्या समझा हमने बैलेंस फोर्स के बारे में। अगर मैं बैलेंस फोर्स की बात करूं तो सबसे पहली कंडीशन क्या बताई हमें, कंडीशन नंबर 1, ऑब्जेक्ट मस्ट एक्सपीरियंस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। एक ऑब्जेक्ट पे जब इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगेगी तो हम उसे क्या बोल देंगे बेटे, बैलेंस फोर्स है। दूसरा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगी, ध्यान दो, तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं हम उस कंडीशन को, इक्विलिब्रियम, मतलब बॉडी पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रही है। और क्या कंडीशन है बैलेंस फोर्स की, कि नेट फोर्स किसके इक्वल होता है बच्चा, जीरो। अब जरा सोच के जवाब दो, अगर F इक्वल टू जीरो है तो F का फॉर्मूला क्या होता है, ma इक्वल टू जीरो। अब मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब है कि अगर मैं a की वैल्यू निकालता हूं तो आएगा 0 अपॉन m, और 0 की किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0। F नेट अगर 0 है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब क्या है कि या तो वो ऑब्जेक्ट है रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन में। या तो वो रेस्ट में है या फिर वो किस में है बच्चा, यूनिफॉर्म मोशन में। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। किसी भी ऑब्जेक्ट को, ध्यान दो, एक्सेलरेशन 0 कब होता है, जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है, या फिर ऑब्जेक्ट मूव ही ना करे जब वेलोसिटी 0 हो जाए। दो ही कंडीशन है, या तो वेलोसिटी इनिशियल फाइनल दोनों 0 हो जाएं, या फिर जिस इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है उसी फाइनल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चलता रहे, तब उस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, 0। इसका मतलब या तो वेलोसिटी 0 है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में, या फिर दोनों की दोनों बराबर है, मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ चलता जा रहा है, जितनी इनिशियल है उतनी ही फाइनल है। तो हमें क्या क्या कंडीशन समझ में आई बैलेंस फोर्स की, ऑब्जेक्ट पे इक्वल अपोजिट फोर्स लगनी चाहिए, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अगर वो है तो ऑब्जेक्ट किस में है, या तो रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक, और क्या जानते हैं हम, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। तो बैलेंस फोर्स की हमारी सारी कंडीशन आई थिंक क्लियर हो गई। तो जरा इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं अनबैलेंस फोर्स पे। हाँ जी, तो जरा एक बार अनबैलेंस फोर्स को देख लेते हैं। बैलेंस फोर्स का जस्ट अपोजिट है, तो याद रखना सबसे आसान है, वहां नेट फोर्स 0 थी, यहां नेट फोर्स 0 नहीं होगी, तो सीधी सी बात है F नेट नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, जब नेट फोर्स 0 नहीं है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, तो लिख दो बॉडी नॉट इन इक्विलिब्रियम। और क्या जानते हैं, वहां एक्सेलरेशन 0 था, यहां एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, वहां बॉडी रेस्ट में थी या यूनिफॉर्म मोशन में थी। यहां क्योंकि एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो यहां सिंपली कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट इज अंडर एक्सेलरेटेड, PLERATED, एक्सेलरेटेड मोशन, और डी एक्सेलरेटेड मोशन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, और क्या जानते हैं हम, नेट फोर्स 0, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा, ऑब्जेक्ट अंडर एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। ठीक, अच्छा, एक चीज और मुझे समझानी है आपको, जरा ध्यान दीजिए। बैलेंस फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी की शेप चेंज कर सकती है। बैलेंस फोर्स वो फोर्स है जब किसी ऑब्जेक्ट की हम शेप को चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मार कर देखो,
लेट अस कंसिडर एक सिंपल सा कार्डबोर्ड का एक छोटा सा बॉक्स है, एक लंबा सा पतला सा बॉक्स है। अब मैंने इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, अगर मैं फोर्स केवल इसी डायरेक्शन में लगाऊंगा तो आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो इस तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पे इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं ऐसे, तो अब ये मूव तो नहीं करेगा, क्योंकि इक्वल अपोजिट फोर्स लग रही है, तो नेट फोर्स 0 हो गई, इक्विलिब्रियम में आ गया। लेकिन जब मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा और ज्यादा लगा दी तो ये पिचक जाएगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। आपसे मल्टीपल चॉइस में एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है पेपर में कई बार कि वो फोर्स बताइए जिसकी वजह से बॉडी की शेप में चेंज आ सकता है। द रीजन बिहाइंड विच ए बॉडी कैन चेंज इट्स शेप, ऑप्शन दे देगा बैलेंस फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, वट एवर दे आर। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, और आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान दो, यहां पे बॉडी क्या आएगी, एक्सेलरेटेड मोशन में, और उसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए कि बैलेंस फोर्स के अंदर कि इट कैन चेंज द शेप ऑफ ए ऑब्जेक्ट। कौन से वाले में ऐड करना है ये बच्चा, बैलेंस फोर्स की कैटेगरी में, बैलेंस फोर्स। आई थिंक बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसको नोट कीजिए और उसके बाद लेट्स राइट ए डिस्टिंग्विश, एक छोटा सा डिस्टिंग्विश लिखते हैं बिटवीन ए बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, और उसके बाद फिर आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। हाँ जी, तो स्टार्ट करें डिस्टिंग्विश करना। बैलेंस फोर्स की अगर मैं बात करूं तो नेट फोर्स कितना हो जाता है, 0। वही अनबैलेंस फोर्स की अगर मैं बात करूं तो नेट फोर्स 0 नहीं होता। अच्छा, यहां पे दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो लिख दो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। वही अनबैलेंस फोर्स की हम बात करें, लिख दो ऑब्जेक्ट या बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। हाँ जी, यहां पे एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। यहां पे एक्सेलरेशन नॉट 0। अब हम जानते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो बॉडी किस में रहेगी, आइदर इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। वहीं अगर मैं अनबैलेंस फोर्स की बात करूं तो क्या रहेगा, इन एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। क्या ये बॉडी की शेप चेंज करती है, नहीं, डू नॉट चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर आपको इसका एग्जाम्पल देना है कि बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल क्या है, तो आप तराजू दे सकते हो, समझ रहे हैं ना, तराजू में दोनों तरफ के फोर्स बराबर कर देते हैं, तो हम उसका एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ स्पेस नहीं बची, आप लिख लीजिएगा। वहीं अनबैलेंस फोर्स में तो किसी भी चीज़ का एग्जांपल दे दो, एक्सेलरेटेड कार दे सकते हो, एक्सेलरेटेड बाइक दे सकते हो, किसी चीज़ को खींचने का एग्जांपल दे सकते हो, एनी एग्जांपल यू कैन गिव इन अनबैलेंस फोर्स। आई थिंक क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग देना चाहता हूं बेटे, क्योंकि फोर्स इज द रीजन बिहाइंड मोशन, तो इसके अंदर मोशन के सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने वाले हैं। जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़े हैं, ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्टेंस, स्पीड, जितना भी आपने पढ़ा है वो सारा का सारा इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला है। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करेंगे तो मेक श्योर कि आपने इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसकी एटलीस्ट सारे फॉर्मूलाज और कंसेप्ट एक बार देख रखें, ताकि जब हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करें, न्यूमेरिकल परफॉर्म करना स्टार्ट करें, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना आए कि अचानक से इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लग गई, ये तो सेकंड चैप्टर है, इसके अंदर तो फॉर्मूलाज अलग है। इसमें सारे के सारे वे फॉर्मूलाज लगने वाले हैं जो आपने इससे पहले चैप्टर में अच्छे से पढ़े हैं। आई थिंक आज आपको बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर का थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू भी आपको दे दिया है।
नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू परफॉर्म गुड न्यूमेरिकल्स, अच्छे न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे। दिस इज जस्ट ए इंट्रोडक्टरी लेक्चर, एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था फोर्स के बारे में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिला होगा समझने का कि किस तरीके से फोर्स काम करती है, किस तरीके से एक्ट करती है। ठीक है, तो आई होप यू विल स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।